बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खावर ख़ान और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान पे। आज का हमारा ये लेक्चर जो कि सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर है, जिसमें हम सोशल चैप्टर डिस्कस करेंगे, सोशली कॉन्शियस मैनेजमेंट। इसके ऊपर 2 लेक्चर्स इससे प्रीवियसली मैं आप लोगों को दे चुका हूं। तो आज ये इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर और ये आखिरी लेक्चर है। इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इनकरेजिंग एंड एथिकल बिहेवियर, कि एक एथिकल बिहेवियर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको किस तरीके से इनकरेज कर सकती है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ और मैनेजर्स जो हैं उनको इस तरह का माहौल, इस तरह के सिस्टम्स प्रोवाइड करे जिसके अंदर एम्प्लॉइज़ एथिकली बिहेव करें। कि वो एथिकल और अनएथिकल जब दोनों तरह के बिहेवियर्स और एम्प्लॉइज़ के सामने आ जाते हैं, उनके पास चॉइस है कि वो दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉइज़ अनएथिकल बिहेवियर को अडॉप्ट ना करें बल्कि एथिकली वो बिहेव करें। तो एथिकल बिहेवियर को इनकरेज करना बुनियादी तौर पे ये मैनेजर्स का काम है। कि जो मैनेजर्स हैं अगर वही एथिकली बिहेव अगर करवाना चाहते हैं तो वही सिर्फ करवा सकते हैं, क्योंकि मैनेजर्स ही वो लोग हैं जिन्होंने एम्प्लॉई से काम लेना है। मैनेजर्स ही वो लोग हैं जिन्होंने एम्प्लॉइज़ को सिस्टम्स प्रोवाइड करने हैं, सेटअप देना है, एक माहौल देना है जो कि कंड्यूसिव हो एथिकली बिहेव करने से मुतल्लक। तो अगर मैनेजर्स ही एथिकली बिहेव ख़ुद एथिकल नहीं हैं, वो एम्प्लॉइज़ को भी एथिकली बिहेव करने के ऊपर कायल नहीं कर सकते या उनको तैयार नहीं कर सकते। तो इसमें हम देखेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से एम्प्लॉइज़ जो हैं वो जो मैनेजर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स को प्रमोट कर सकते हैं, एथिकल बिहेवियर को प्रमोट कर सकते हैं। तो उसमें जो पहली बात है वो है जी एम्प्लॉई सिलेक्शन के तरीक़ाकार के। एम्प्लॉइज़ को जब सिलेक्ट किया जाता है तो आप एम्प्लॉइज़ की सिलेक्शन में सिलेक्ट ही उन लोगों को करें जो कि हैं ही एथिकल। अब ये एक मुश्किल काम है कि आप अंदाज़ा करें कि कौन से लोग एथिकल हैं और कौन से अनएथिकल हैं। अब आपने इंटरव्यू के दौरान या टेस्ट के दौरान कोई ऐसा जो है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना, कोई ऐसा तरीक़ाकार वज़ा करना, कोई ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें आप लोगों की सोचों का अंदाज़ा कर सकें, लोगों की तबीयत, उनकी फ़ितरत, उनकी सोच, उनकी वैल्यूज़, उनकी पर्सनैलिटी पैटर्न्स को आइडेंटिफ़ाई करें, उनको समझें कि ये एथिकल हैं या एथिकल नहीं हैं। अब अगर आप सिलेक्शन के दौरान ये अच्छे लोगों को, अच्छी फ़ितरत के लोगों को, एथिकल लोगों को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी की एक गारंटी है। और ये आपकी सिलेक्शन इस चीज़ को डिटरमिन करती है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं वो एथिकल हैं या नहीं। तो सिलेक्शन एक बहुत बड़ा मैटर है, लेकिन ये एक टफ़ मैटर है, ये एक टफ़ सिस्टम जो है वो टॉपिक है कि आप ये देखें कि अब आप उस बंदे को जानते नहीं, प्रैक्टिकली आपने उसके साथ काम नहीं किया, बट यू आर सेलेक्टिंग हिम और आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये बंदा एथिकल है या नहीं है। तो इसमें है जी एम्प्लॉई सिलेक्शन में डिज़ाइनिंग सिलेक्शन प्रोसेस टू लर्न अबाउट एन इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कि आप सिलेक्शन प्रोसेस को जो इस तरीके से डिज़ाइन करें कि आपको अंदाज़ा हो कि कोई भी जो इंडिविजुअल है उसका लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट क्या है, पर्सनल वैल्यूज़ उसकी क्या हैं, ईगो स्ट्रेंथ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी वो क्या है, कमज़ोर है या मज़बूत है, और उसका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है। अब अगर ये चीज़ें आप सिलेक्शन के दौरान आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप एथिकल पीपल जो हैं उनको हायर करेंगे। अब मैनेजर्स जो हैं वो अगर ये जो बात पॉइंट है डेवलपिंग एंड एथिकल कल्चर कि अगर मैनेजर्स एक एथिकल कल्चर डेवलप कर दें तो कल्चर जो है वो एक मजमुआ होता है शेयर्ड वैल्यूज़ का, यानी शेयर्ड वैल्यूज़ के वो तरीक़ाकार, वो अक़दार जिसके मुताबिक उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग काम करते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ओवर दी ईयर्स, ओवर दी टाइम पीरियड एक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप होता है। और वो डेवलप कैसे होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अब अगर आप एक एथिकल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप कर देते हैं तो जितने भी नए आने वाले न्यूली सिलेक्टेड एम्प्लॉइज़ होते हैं उन्होंने उसी कल्चर को अडॉप्ट करना होता है जो कल्चर उन्होंने पहले देखना है। अब अगर कल्चर अनएथिकल होगा, माल प्रैक्टिसेस होंगी, करप्ट प्रैक्टिसेस होंगी, तो वो जो नए आने वाले लोग हैं वो भी उसी कल्चर का हिस्सा बनेंगे। तो अगर जो मैनेजर्स हैं वो एक एथिकल कल्चर को डेवलप कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल प्रैक्टिसेस की जो अमल दरामद है वो यकीनी है।
अब अ कल्चर दैट इज़ हाई इन रिस्क टॉलरेंस, अब ये एथिकल कल्चर किस तरह का हो सकता है कि एक ऐसा कल्चर दैट इज़ हाई इन रिस्क टॉलरेंस, कंट्रोल एंड कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस, कि जिसमें ये 3 बातें बड़ी अहम बातें हैं, रिस्क टॉलरेंस, कंट्रोल एंड कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस। अब रिस्क टॉलरेंस, रिस्क जो है, रिस्क और रिवॉर्ड का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है कि एम्प्लॉइज़ जो हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज इनिशिएटिव लेते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन की रवायती सोच से हटकर अगर कोई काम करते हैं तो उसमें रिस्क का एलिमेंट भी इन्वॉल्व होता है कि उनको नाकामी का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क टॉलरेंस है, यानी वो एम्प्लॉइज़ के इनिशिएटिव्स को इनकरेज करती है, अगरचे उसमें रिस्क है, तो अगर रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा है तो एम्प्लॉइज़ का एथिकली बिहेव करने का चांस भी ज़्यादा होता है। कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स और सेटअप्स, रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स इस तरह के हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स का कंट्रोल एम्प्लॉइज़ के ऊपर ज़्यादा है कि वो अनएथिकल बिहेव कर नहीं सकते। अगर करना भी चाहे तो उस सूरत में भी आपका एथिकल वैल्यूज़ जो है वो डेवलप होंगी। तो इसका मतलब है कि ये भी एथिकल कल्चर ऐसा है जिसमें मैनेजर्स का कंट्रोल ज़्यादा हो, वो एथिकल कल्चर के पैदाइश के बायस बनता है। और कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस के, अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये हर ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एम्प्लॉइज़ के अंदर अराइज़ होते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम ऐसा है कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स को वो बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। कॉन्फ्लिक्ट उसी सूरत में पैदा होता है जब लोगों की सोचें मुख्तलिफ होती हैं। अब मुख्तलिफ सोचों के हामिल लोग अगर कॉन्फ्लिक्ट को राइज़ भी करते हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के चांसेस भी मौजूद हैं कि कॉन्फ्लिक्ट 2 मुख्तलिफ सोचों के हामिल लोगों के दरमियान होता है। इसका मतलब है कि वो मुख्तलिफ सोचों के हामिल लोग किसी प्रॉब्लम को मुख्तलिफ एंगल से सॉल्व करने की सलाहियत भी रखते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट का होना बुरी बात नहीं, कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट को टॉलरेट करना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की खूबी है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट्स को टॉलरेट करती है तो उसके एम्प्लॉइज़ लॉन्ग टर्म में उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट कोई बुरी बात नहीं होती, उसको मैनेज करना अहम बात होती है। अब जो इस तरह का कल्चर है जिसमें ये 3 चीज़ें मैंने बात की, रिस्क टॉलरेंस, कंट्रोल और कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस, ये एक एथिकल कल्चर की खुसूसियात हैं। एम्प्लॉइज़ आर इनकरेज्ड टू बी अग्रेसिव एंड इनोवेटिव इन सच अ कल्चर। इस तरह का जो कल्चर होता है जिसमें रिस्क टॉलरेंस होती है, इस तरह के कल्चर में एम्प्लॉइज़ जो हैं अग्रेसिव होते हैं, वो नई जिद्दत और इनोवेटिव होते हैं। वो नई चीज़ें, नए सिस्टम्स तलाश करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करना, उसके लिए एम्प्लॉइज़ इनकरेज होते हैं। दे आर अवेयर दैट अनएथिकल प्रैक्टिसेस विल बी डिस्कवर्ड। अब जब कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का होता है तो उनको पता होता है कि ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस का पता चल जाएगा। एक पर्सन है, अगर वो उसने कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है, अगर आपका कंट्रोल सिस्टम प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो वो इस फ्रॉड को लोकेट कर लेते हैं, तो एम्प्लॉइज़ को पता होता है कि कंट्रोल ज़्यादा है, वो इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। एंड दे फील फ्री, जब आप रिस्क कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस रखते हैं तो एम्प्लॉइज़ फील फ्री टू ओपनली चैलेंज एक्सपेक्टेशंस दे कंसिडर टू बी अनरियलिस्टिक, कि जब उनको पता होता है कि रिस्क टॉलरेंस का कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर आप अननेसेसरी गोल्स उनको असाइन करते हैं, अनरियलिस्टिक गोल्स और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उनसे रखते हैं तवक्को, तो एम्प्लॉइज़ जो हैं दे फील फ्री टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स एंड दे चैलेंज दोज एक्सपेक्टेशंस। और पर्सनली अनडिज़ायरेबल, यानी जो अनडिज़ायरेबल एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर वो खुले दिल से अपना इजहार करते हैं और जो गलत चीज़ें हैं उनको वो निशानदेही करते हैं। तो ये एक एथिकल कल्चर की खुसूसियात हैं। एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइजेशन को ये करना होता है कि उन्हें एक एथिकल कल्चर डेवलप करना होता है। अब इसी एथिकल कल्चर से मुतल्लिक़ एक कॉन्सेप्ट है वैल्यूज़ बेस्ड मैनेजमेंट, अखलाकियात या इक़दार के ऊपर बेस्ड एक मैनेजमेंट। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जी कि मैनेजमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यूज़ गाइड एम्प्लॉइज़ इन द वे दे डू देयर जॉब। कि अब ये कल्चर से मुतल्लिक़ा बात है कि ओवर द ईयर्स एक ऑर्गेनाइजेशन की इक़दार डेवलप हो जाती हैं, वैल्यूज़ डेवलप हो जाती हैं, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ को गाइड करती हैं। यानी वो पर्सन्स को गाइड करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है, जो ओवर द ईयर्स सिस्टम की मदद से जो वैल्यूज़ डेवलप हुई हैं, वही ख़ुद एम्प्लॉइज़ को गाइड करती हैं कि उन्होंने किस तरीके से बिहेव करना है। अब इसमें एक एग्जांपल है, कॉर्निंग इनकॉर्पोरेशन, वन ऑफ द कोर वैल्यूज़ गाइडिंग एम्प्लॉइज़ बिहेवियर इज़ इंटेग्रिटी। यानी ये जो इंटेग्रिटी है ये उनकी एक वैल्यू है, यानी वो अपने एम्प्लॉइज़ को इंटेग्रिटी के ऊपर जो है वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू है। तमाम एम्प्लॉइज़ ये जानते हैं कि उन्होंने इंटेग्रिटी जो है उसका दामन हाथ से नहीं छोड़ना, ये उनकी एक वैल्यू है। इस तरीके से और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं।
तो एम्प्लॉइज़ आर एक्सपेक्टेड टू वर्क इन वेज दे आर ऑनेस्ट, डिसेंट एंड फेयर। तो जो एम्प्लॉइज़ हैं, चूँकि इंटेग्रिटी की वैल्यू उन्होंने उसको फ़रोग़ दिया है, उसको प्रमोट किया है, तो एम्प्लॉइज़ से ये तवक्को की जाती है कि उन्होंने इस अंदाज़ में काम करना है कि जो ऑनेस्ट हो, डिसेंट हो और फेयर हो। यानी ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि डिसेंट नहीं, फेयर नहीं, ऑनेस्ट नहीं, एम्प्लॉइज़ इस तरह की प्रैक्टिसेस को नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक कल्चर है, एक नॉर्म बनी हुई हैं, वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यू है वो इंटेग्रिटी के ऊपर बेस करती है। सेकंड है जी कोड ऑफ एथिक्स एंड डिसीजन रूल्स, कि आप एक एथिक्स का एक कोड डेवलप करें और डिसीजन रूल्स जो आपने फ़ैसले हैं मैनेजर्स ने करने, उसके कोई कवानीन, उसके प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस वज़ा करें। अब इसमें कोड ऑफ एथिक्स क्या है जी? कोड ऑफ एथिक्स इज़ अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस प्राइमरी वैल्यूज़ एंड द एथिकल रूल्स, कि ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज़ हैं, बुनियादी इक़दार और उनके जो एथिकल रूल्स हैं, उनकी एक फॉर्मल स्टेटमेंट कि आप बाकायदा तौर पे उसकी एक तहरीरी तौर पे एक कोड ऑफ कंडक्ट, तर्ज़ अमल, वो आप एक वज़ा करते हैं जी कि एम्प्लॉइज़ ने ये करना है और ये नहीं करना, जो कि हैं किससे? वैल्यूज़ से मुतल्लिक़ हैं। तो जो वैल्यूज़ और एथिकल रूल्स कंपनी ने जो है वो तहरीरी तौर पे वज़ा करने होते हैं। कौन से? इट एक्सपेक्ट्स इट्स एम्प्लॉइज़ टू फॉलो, कि जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो उसके एम्प्लॉइज़ उसको फॉलो करें। इस फॉर्मल स्टेटमेंट का नाम आप कोड ऑफ एथिक्स रखते हैं। वो एक जुमले के ऊपर भी हो सकती है, वो 5 जुमलों के ऊपर भी हो सकती है, वो 20 जुमलों के ऊपर भी हो सकती है। तो ये जो तहरीरी शक्ल में जब आप अपनी एथिकल रूल्स और वैल्यूज़ को जब आप रिटन फॉर्म में लाते हैं, तो इसे आप कोड ऑफ एथिक्स का नाम देते हैं। कल्चर जो होता है वो तहरीरी शक्ल में नहीं होता, वो एम्प्लॉइज़ के एक तर्ज़ अमल है जो कि ओवर द ईयर्स कर रहे होते हैं। वो एक ऐसी चीज़ होती है जो आप एक्सप्लिसिट नहीं होती, इम्प्लिसिट होती है, वो भी गैर वाज़े होती है, लेकिन वो होती ज़रूर है, वो लोगों के तर्ज़ अमल से वाज़े होती है। ये जो हम एथिक्स के कोड की बात कर रहे हैं, कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहे हैं, ये तो आपने एक ख़ुद तहरीरी शक्ल में इस चीज़ को लाना होता है। अब इसमें है जी सजेशंस फॉर डेवलपिंग कोड ऑफ एथिक्स, कि जब आपने कोड ऑफ एथिक्स डेवलप करना होता है तो इसमें कुछ तजावीज़ हैं कि जब आपने कोड ऑफ एथिक्स डेवलप करना है तो क्या क्या चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। तो वो कौन सी हैं जी? नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स शुड मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं उनको चाहिए कि वो अपना ख़ुद जो अपना है वो एक अप्रोप्रिएटेड बिहेवियर जो है उसको रोल मॉडल के तौर पे पेश करें, यानी ख़ुद करके दिखाएं। एंड रिवार्ड दोज हु एक्ट एथिकली, और उन लोगों को रिवॉर्ड करें, उन लोगों को जो है वो बेनिफिट्स दें जो कि एथिकली एक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे ऑल मैनेजर्स शुड कंटिन्यूली रीअफर्म द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, कि तमाम मैनेजर्स जो हैं उनको चाहिए कि वो मसलसल जो है वो एथिक्स कोड जो है उसकी अहमियत को वाज़े करें। एंड कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन दोज हु ब्रेक इट, और जो उसको उस कोड ऑफ एथिक्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं उनको फिर डिसिप्लिन भी करें, उनको उसका पाबंद भी बनाएं। तीसरी बात है ये द ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स शुड बी कंसिडर्ड एज एन एथिक्स कोड इज़ डेवलप्ड और इम्प्रूव्ड, कि जब आप कोई एथिक्स पहले दफ़ा डेवलप कर रहे हैं या पुराने कोड ऑफ एथिक्स को आप इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो एम्प्लॉइज़ हैं, वो शेयर होल्डर्स हैं, वो मैनेजमेंट है, वो कस्टमर्स हैं, वो सप्लायर्स हैं, वो गवर्नमेंट है, वो कम्युनिटी एट लार्ज है, उन तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, या उनकी जो कंसर्न्स हैं या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उस कोड ऑफ एथिक्स को डेवलप किया जाना चाहिए। नंबर 4 है जी मैनेजर्स शुड कम्युनिकेट एंड रीइंफोर्स द एथिक्स कोड रेगुलरली, वो जो कोड ऑफ एथिक्स आपने डेवलप किया है उसको कम्युनिकेट भी किया जाए। सिर्फ डेवलप करने से बात नहीं बनती, लिख देने से बात नहीं बनती, उसको अप्लाई भी करना होता है। तो एप्लीकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि उस कोड ऑफ एथिक्स के बारे में लोगों को आगाह किया जाए, अपने एम्प्लॉइज़ को बताया जाए और उन्हें उसके ऊपर अमल करने के लिए जो है वो कायल किया जाए। नंबर 5 है जी मैनेजर्स शुड यूज़ दी फॉलोइंग 5 स्टेप प्रोसेस टू गाइड एम्प्लॉइज़ व्हेन फेस्ड विद एथिकल डायलेमा, के डायलेमास के जब अगर कोई एथिकल डायलेमा आ जाए, कि जब आपको पता चल गया जी कि किसी पर्सन ने अनएथिकली बिहेव किया है, वी कॉल इट एथिकल डायलेमा। मसलन आपका कोई पर्सन है, उसने कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया, अब ये एक एथिकल डायलेमा है, अनएथिकल उस बंदे ने बिहेव किया है, उसमें शेयर होल्डर का नुकसान है, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल के ऊपर असर आ रहा है, लोग जो वहाँ पर रोज़गार कमा रहे हैं उनकी रोज़गार ख़तरे में पड़ सकता है। तो बहुत से लोग उस एक बंदे के तर्ज़ अमल से मुतासर हो रहे हैं।
अगर कोई एथिकल डायलेमा आ जाए तो फिर मैनेजर्स को ये 5 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना चाहिए। अब उसमें जो पहला इस 5 स्टेप प्रोसेस में जो पहला स्टेप है वो है जी व्हाट इज़ एथिकल डायलेमा, कि अगर एथिकल डायलेमा आपके ऊपर सामने आ गया है तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि एथिकल डायलेमा है क्या। बाज़ का कोई चीज़ सामने जो नज़र आ रही होती है वैसे होती नहीं, कि बाज़ का ये होता है कि कोई एक पर्सन सामने आ जाता है कि ये कल्प्रेट है, हालांकि ऐसा होता नहीं। उस एक बंदे के पीछे और भी बहुत सारे लोग जो हैं, हिडन फोर्सेस कोई ऑर्गेनाइजेशन की इन्वॉल्व होती हैं, तो आपने उसमें आइडेंटिफाई करना है कि असल मसला है कहाँ पे, ये हुआ क्यों है। फिर हु आर द अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स, के अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स क्या हैं, यानी कौन कौन से लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। जनरल पब्लिक है, वो गवर्नमेंट है, वो एम्प्लॉइज़ हैं, वो सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, इससे अफेक्ट होने वाले लोग कौन से हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अफेक्टीज़ हैं वही ऑर्गेनाइजेशन के लिए आने वाले वक्त में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना ताकि आप उनको कंपनसेट कर सकें। तीसरे स्टेप में है जी विच पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस डिसीजन, कि ये जो डिसीजन हो आप करने जा रहे हैं, ये जो डायलेमा हुआ है, इसके अंदर कौन कौन से लोग जो इसके अंदर अहम हैं, यानी कौन से लोग मसलन जिन्होंने जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं या जिन्होंने इस डायलेमा को आइडेंटिफाई करके करेक्ट करने के अंदर जिन लोगों की कंट्रीब्यूशंस होंगी, ऑर्गेनाइजेशनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। मसलन बात का जो होता है कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट किसी इशू में होती है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या जनरल पब्लिक हो सकती है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और जो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि इस डिसीजन के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी आपने आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आपको उनकी इनपुट भी लेना पड़ सकती है और आपने उनको जो है वो कायल भी करना होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के जो डायलेमा है उसके बारे में जो है वो इन्फॉर्म भी करना होता है और उनको एतमाद में लेना होता है। लिहाजा आपको जो रेलिवेंट पीपल हैं, रेलिवेंट जो लोग हैं, उनको भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा। फिर है जी व्हाट आर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। अब आपने उस आने वाले वक्त में कोशिश करनी है कि इस तरह की आइंदा अनएथिकल प्रैक्टिस ना हो, कि ये जो डायलेमा आप इस वक्त फेस कर रहे हैं आइंदा ना हो। तो उसको दुरुस्त करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स होंगे कि आप ये करें, तो फिर आइंदा इस तरह की कोई जो चीज़ है वो सामने नहीं आएगी या किसी को इस तरह की हरकत करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। पांचवा जो है कि व्हाट इज़ माय डिसीजन एंड हाउ आई विल एक्ट ऑन इट। फिर आपने डिसीजन करना है और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है। ये हो गया जी कोड ऑफ एथिक्स एंड डिसीजन रूल्स। तीसरा जो इसमें है जी पॉइंट वो है लीडरशिप एट दी टॉप, के जो एथिकल बिहेवियर को इनकरेज करने में दो हमने इससे पहले बातें डिस्कस की कि ये दो चीज़ें एथिकल बिहेवियर को इनकरेज करती हैं। तीसरी है लीडरशिप एट द टॉप, और ये सबसे अहम जो फैक्टर है एथिकल बिहेवियर को इनकरेज करने का। क्योंकि ये मैनेजर्स ही हैं, जो टॉप लीडरशिप होती है, टॉप मैनेजमेंट होती है, उसी ने ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमिन करना होता है कि ये एथिकल है या अनएथिकल है, ऑर्गेनाइजेशन एथिकल होगी या अनएथिकल होगी। तो जो टॉप लीडरशिप है अगर वो कमिटेड है एथिक्स को प्रमोट करने में, एथिकल कल्चर को डेवलप करने में, तो फिर ही ऑर्गेनाइजेशन के जो निचले एम्प्लॉइज़ हैं वो भी एथिकली बिहेव करेंगे। सो डूइंग बिजनेस एथिकली रिक्वायर्स अ कमिटमेंट फ्रॉम मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स, स्पेशली एट दी टॉप, कि जो टॉप मैनेजमेंट है खुसूसी तौर पे उसकी कमिटमेंट जो है वो चाहिए होती है कि जो है वो एथिक्स को प्रमोट कर सके। फिर बीइंग रोल मॉडल, कि जो लीडर टॉप मैनेजमेंट है उसने रोल मॉडल के तौर पे बिहेव करना है। अगर टॉप मैनेजमेंट ही माल प्रैक्टिसेस में, करप्ट प्रैक्टिसेस में, अनएथिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व होगी, तो फिर आप इसकी तवक्को नहीं कर सकते कि जो बाकी लोग हैं वो भी जो हैं वो राह रास्त पे हों। फिर सेटिंग कल्चरल टोन, ये इसके हमने पहले भी बात की कि आपने कल्चर डेवलप करना होता है। फिर है जी व्हाट दे डू इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन व्हाट दे से, यानी कहना और करना, या आप इसकी अहमियत से आप वाकिफ़ हैं कि अगर कोई शख्स बातें तो अच्छी करता है लेकिन अगर उसका तर्ज़ अमल उसकी बातों को सपोर्ट नहीं करता, तो वो उस बंदे की गुफ्तगू कभी भी लोगों के ना तो दिलों पे असर कर सकती है, ना उसकी गुफ्तगू से मुतासर होकर लोग अच्छी बात के ऊपर अमल कर सकते हैं। अगर कोई शख्स अच्छी बात कहता है और उसको अगर वो अप्लाई भी करता है, तो फिर ही उसकी बात के अंदर वज़न भी होता है और लोग उसको देखकर उसकी अच्छाई को अपनी ज़िंदगियों के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इसलिए जो मैनेजर्स कहते हैं वो अहम नहीं होता, जो वो करते हैं वो अहम होता है। इसके बाद है जी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट प्रैक्टिसेस। अब ये मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड करना होता है कि आप रिवॉर्ड्स क्या दे रहे हैं और जो आपकी पनिशमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक पर्सन ने
कोई अकम्पलिशमेंट की है, कोई गोल अचीव किया है, उसके में ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हुआ है, लेकिन वो गोल जो उसने अचीव किया वो अनएथिकली बिहेव करके उसने अचीव किया और ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको रिवॉर्ड कर रही है तो इसका मतलब ये है कि एक रॉन्ग सिग्नल जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ को कि आप एक अनएथिकल बिहेवियर को प्रमोट करने की फ़िज़ा पैदा कर रहे हैं। इसलिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं ये भी टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड करनी है और उनका जो तरीक़ाकार है वो भी एथिकल सिस्टम को, एथिक्स जो एथिकल बिहेवियर है उसको मद्देनज़र रख के डिवाइस किया जाना चाहिए। उसके बाद है ये जॉब गोल्स एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। अब ये एक बड़ी अहम बात है तो ये भी मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट से ही मुतल्लिका होती है। जॉब गोल्स मस्ट बी नॉट बी अनरियलिस्टिक। अब इसके ऊपर जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी हम काफ़ी सारी बात कर चुके हैं। जॉब्स गोल मस्ट नॉट बी अनरियलिस्टिक, कि अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे एम्प्लॉइज स्ट्रेस्ड होते हैं। स्ट्रेस्ड बाय देम एम्प्लॉइज आर फोर्स्ड टू प्लंज देमसेल्व्स इनटू अनएथिकल बिहेवियर। कि जब एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको होता है जी हमने ये गोल्स अचीव करने हैं, तो गोल्स को अचीव करने के लिए वो फिर अनएथिकल प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट करने से गुरेज नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने गोल्स अनरियलिस्टिक सेट किए हुए हैं। गोल्स ऐसे होने चाहिए। अब जिस तरह से इसके बारे में हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि गोल्स मस्ट बी स्मार्ट। अब स्मार्ट गोल्स जो हैं, स्मार्ट को एक्रोनिम के तौर पे यूज़ किया जाता है। स्मार्ट गोल्स में जो एस होता है वो होता है स्पेसिफिक, कि आपको वाज़े किया जाए कि ये गोल्स हैं जी आपके। फिर एम से होता है मेजरेबल, कि आप उनको क्वान्टिटेटिवली मेजर भी कर सकें। फिर ए से होता है अचीवेबल, आर से होता है रियलिस्टिक और टी से होता है टाइम बाउंडेड। ये एक बड़ी गोल्स के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत बात होती है कि गोल्स मस्ट बी स्मार्ट। अब जो अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं, स्मार्ट गोल्स नहीं होते, वो अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। एम्प्लॉइज़ उन गोल्स को, क्योंकि उनको ये महसूस होता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, हमारी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, वो इसी की बेस पे होना है कि हमने गोल्स अगर अचीव ना किए। तो अगर इस तरीके का सिस्टम है तो एथिकल बिहेवियर जो है उसकी अहमियत ऑर्गेनाइजेशन में कम हो जाती है। एम्प्लॉइज़ किसी भी कीमत पे उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सिस्टम ऐसा हो कि एम्प्लॉइज़ की कोशिश, उनकी लगन और उनकी मेहनत उसको देखा जाए, गोल्स अचीव होने को ना देखा जाए, तो ये एम्प्लॉइज़ जो हैं वो समझते हैं कि नहीं हमने दुरुस्त काम करना है, चाहे गोल अचीव हो पाए या ना। सेकंड जो इसमें चीज़ है कि गोल अकम्पलिशमेंट शुड नॉट बी द ओनली फैक्टर इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। कि जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, जहाँ पे आप लोगों की कारकर्दगी को जांचते हैं, उसमें सिर्फ गोल अकम्पलिशमेंट के किसी मकसद को हासिल कर लेना ही वाहद फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो बात है कि बोथ एंड्स एंड मीन्स शुड बी इवैल्यूएटेड। एंड्स मीन्स एंड रिज़ल्ट, और मीन्स जिन ज़राए से आपने उस रिज़ल्ट को अचीव किया उसको भी इवैल्यूएट किया जाना चाहिए। यानी एक बंदा है, उसने ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो उसको असाइन किया गया था उसको उसने अचीव कर लिया, इसका हरगज़ मतलब नहीं कि आप मीन को देखना छोड़ दें। मीन क्या है कि किस तरीके से उसने किया। मतलब अगर उसने 2 नंबरी के साथ उस गोल को अचीव किया है तो वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट का बायस नहीं बनता। तो इसलिए एंड्स और मीन्स दोनों को इवैल्यूएट किया जाना चाहिए। पांचवा जो इसमें एथिकल बिहेवियर को इनकरेज करने का तरीक़ाकार है वो एथिक्स ट्रेनिंग। अब ये एक बड़ी जो है वो अहम बात है कि कोई भी बिहेवियर आप इंसानों को ट्रेन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। एक बच्चा है, उसको आप लिखना पढ़ना नहीं आता, आप उसको सिखाते हैं तो वो लिखना पढ़ना सीखता है। इसी तरीके से एम्प्लॉइज़ जब आप हायर करते हैं, न्यूली एम्प्लॉइज़ को हायर करते हैं, अक्सर होता है फ्रेश होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको काम नहीं करना आता होता, आप उनको सिखाते हैं। तो इसी तरीके से जब बाकी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं तो इसका मतलब ये है कि एथिक्स भी सिखाई जा सकती हैं। तो सेटिंग अप सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एंड सिमिलर एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू एथिकल बिहेवियर, कि आप लोगों को सेमिनार्स करवाएं, वर्कशॉप्स करवाएं और कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाएं, तो ताकि वो एथिक्स को समझें, एथिकली वो ट्रेन हों। वैल्यूज़ कैन बी लर्नड आफ्टर अर्ली चाइल्डहुड। अब ये एक फ़िनोमिना है कि कहा जाता है जी कि बचपन से ही एथिक्स ऐसी चीज़ हैं या वैल्यूज़ ऐसी होती हैं चीज़ें जो कि बचपन से ही सीखी जाती हैं और उनको बाद में सिखाया नहीं जा सकता। लेकिन ये रिसर्च जो है वो ये इस चीज़ को साबित करती है कि वक्त गुजरने के साथ जवानी की उम्र में या जवानी के बाद भी एथिकल या जो अच्छी बातें हैं, जो अखलाकियात हैं, एथिकल वैल्यूज़ हैं, उनको आप लोगों को सिखा सकते हैं। तो चूँकि ये सिखाई जा सकती हैं, लिहाजा ये भी इस चीज़ का सबूत है कि एथिक्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके बाद है टीचिंग एथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन मेक एन एक्चुअल डिफरेंस इन एथिकल बिहेवियर्स। कि आप एथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी आप मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ को मुख्तलिफ सिचुएशंस में से गुजारें,
उनको ऐसी सिचुएशंस जिनमें एथिकल डायलेमा का सामना उनको करना पड़े, उनके सामने दो फैक्टर्स आएँ, एथिकल बिहेवियर भी उनके सामने हो, अनएथिकल भी हो, तो जब आप प्रैक्टिकली लोगों को उसमें से गुजारें, ऐसी आप सिस्टम्स डिवाइस करें, उनको फ़िज़िकली उस सिस्टम में से गुजारें, तो एथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाने से भी वो एथिकल बिहेवियर को सीख सकते हैं। छठा और आखिरी है जी इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट्स के थर्ड पार्टी यानी आज़ादाना सोशल ऑडिट। जिस तरीके से ये फ़ाइनेंशियल ऑडिट्स होता है ना कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप की होती हैं उसका आप ऑडिट करवाते हैं कि जो नफ़ा नुकसान और बैलेंस शीट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो तैयार की होती है तो उसका ऑडिट करवाया जाता है कि आया ये दुरुस्त भी है या ये गलत ही फिगर्स ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट कर दी हैं। तो इसी तरीके से नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट्स का कि सोशल ऑडिट करवाया जाए ताकि वहाँ पे जो भी गलत प्रैक्टिसेस हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो बाज़ का तो ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम में ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, तो जब थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑडिट हो, ये ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन्स इसको ऑडिट ना करें सोशल ऑडिट, बल्कि एक थर्ड पार्टी जो कि आज़ाद हो, वो ऑर्गेनाइजेशन से उसका कोई डायरेक्टली ताल्लुक़ ना हो, तो जो इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट्स हैं वो भी इस तरह की प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसमें द फियर, जो पहली बात है जी, द फियर ऑफ बीइंग कॉट कैन बी इम्पॉर्टेंट डिटेरेंट टू अनएथिकल बिहेवियर, के पकड़े जाने का खौफ। जब आपको पता है, जब आपने इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट करवाना है तो लोगों को पता होता है कि हम पकड़े जा सकते हैं। तो जो फियर ऑफ बीइंग कॉट है ये एक बड़ा ही अहम जो है वो डिटरेंट है अनएथिकल बिहेवियर यानी अनएथिकल बिहेवियर को रोकने का एक बड़ा अहम तरीक़ाकार है कि ऑडिट से पकड़े जाने का खौफ लोगों में पैदा होता है। उसके बाद है जी इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट्स इवेल्युएट डिसीजंस एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कोड ऑफ एथिक्स, कि जो इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट्स हैं वो इवेल्युएट करते हैं डिसीजंस और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को कि जो ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ एथिक्स में वज़ा की गई हैं। अब इससे प्रीवियसली हमने कोड ऑफ एथिक्स की बात की। अब जो ऑडिट होता है वो उन कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंगली होता है, तो अब उसकी इवेल्युएशन जो है वो ऑडिट के अंदर होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो कोड ऑफ एथिक्स डेवलप किया था, आया वो उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन में उसकी है, कोई उसकी एग्जिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में है, उसको कोई अप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो उसकी इवेल्युएशन सोशल ऑडिट से होती है। Such audits can be regular evaluations or they can occur randomly with no prior announcement। अब ये एक बड़ी अहम बात है इस तरह के ऑडिट्स में कि ये जो ऑडिट्स हैं ये रेगुलरली भी हो सकते हैं, रेगुलर इवैल्यूएशंस के मसलन महीने बाद ऑडिट हो रहा है, 6 महीने बाद हो रहा है, साल बाद हो रहा है, 4 महीने बाद हो रहा है, तो ऐसे भी हो सकती हैं, या ये रैंडमली अगर हो सकती हैं प्रायर अनाउंसमेंट बगैर बताए, यानी सडन ऑडिट हो। तो ये भी एक तरीका का कार है कि बगैर बताए ही आप ऑडिट कर लेते हैं ताकि अचानक लोगों को पकड़ा जा सके अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस है। उसके बाद है ये रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड डायरेक्टली टू दी बोर्ड, कि इस तरह की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो डायरेक्टली बोर्ड को रिपोर्ट की जानी चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस जो ऑडिटर्स होते हैं इनको जवाबदेह भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही होना चाहिए। क्योंकि अगर ये किसी और बंदे को जवाबदेह होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा, तो वो लोग इनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं या इन लोगों के साथ को ख़ुद अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं या उनको अपने काम में रुकावट पैदा कर सकते हैं। तो ये इसलिए इनको जवाबदेह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होना चाहिए और ये जो भी रिपोर्ट सबमिट करें वो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही सबमिट करें, किसी और पर्सन को रिपोर्ट ना करें क्योंकि वो इसमें फिर तब्दीली भी कर सकता है। तो ये है जी आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि एथिकल बिहेवियर को इनकरेज कैसे करना है। सारे का सारा चैप्टर नहायत अहम और दिलचस्प चैप्टर था और ये आप लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इसको समझने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।